हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, हमें चैप्टर 5 पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे सारी ही सीआरपीसी के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे और भी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं किसी भी लॉ के स्टूडेंट के लिए, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन और भी कई सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाएंगे कि बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। इसलिए फ़िलहाल हमने सीआरपीसी के और भी लेक्चर्स डाल चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका हम लोगों ने 45 सेक्शन तक के पढ़ लिया है। अब हमें 46 से पढ़ना है और 46 बताता है, अपनी बेयर एक्ट ले लीजिए। विदाउट बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ही बेकार है, इससे अच्छा आप बेयर एक्ट ले करके ही पढ़िएगा तो जल्दी से समझ में आएगा। तो आप खोल लीजिए सेक्शन 46। बोलता है अरेस्ट हाउ मेड। अब अरेस्ट कैसे होती है, तो अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, अरेस्ट कैसे बनती है, तो ये दिया है सेक्शन 46। देखिए, और जो केस लॉज हैं, जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, वो हम एक अलग से उसकी सीरीज़ बना रहे हैं। जैसे सीआरपीसी का अलग है, आईपीसी का अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग है, कॉन्ट्रैक्ट का अलग है। तो इस हिसाब से एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के केस लॉज होंगे, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि विदाउट केस लॉज पढ़ना या लिखना समझ में भी कम आता है, ऊपर से आपको जजमेंट भी नहीं मालूम होगा। आप कॉपी में क्या लिखो, विदाउट केस मार्क्स भी कम ही मिलता है, जनरल सी बात है। चाहे वो आप किसी भी अपने कॉलेज में लिख रहे हो या किसी मेंस में लिख रहे हो, अगर आप केस लॉज लिख दोगे तो आपके मार्क्स जो 50% मिलने थे वो आपको 80% मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरेस्ट हाउ मेड, पहला क्लॉज बोलता है in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is submission of custody in the wards। मान के चलिए पुलिस आई, बोली कि भैया हमको ए को अरेस्ट करना है, ठीक है। अरेस्ट को टच भी कर सकते हैं, और क्या लिखा हुआ इसमें पढ़िएगा, टच और कन्फाइन, और उन्हें कन्फाइन भी कर सकते हैं, यानी पकड़ भी सकते हैं। पर अगर मान लीजिए एक खुद कह रहे हैं, खुद सबमिट कर दे रहे हैं, ओ ठीक है आप अरेस्ट करने आए, ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो पुलिस को ये करने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी जब अगर खुद पर्सन ए तो आपके पुलिस के साथ आने के लिए तैयार है तो, ठीक है। क्लॉज 1 यही बोलता है। प्रोविज़न बोलता है, प्रोविज़न इसका 2009 में ऐड किया गया था, जिसमें बोलते हैं जैसे कि अब मान के चलिए किसी वीमेन को, किसी औरत को, किसी महिला को पकड़ने जाना है तो फीमेल ऑफिसर ही होगी, फीमेल कांस्टेबल ही होगी, फीमेल ही होगी उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर वीमेन टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट द कॉन्ट्रेरी द सब्जेक्ट टू कस्टडी ऑन द ओरल इंटीमेशन of arrest shall be presumed and unless the circumstances otherwise required or unless the police officer is a female। देखिए, मान के चलिए ऐसी सिचुएशन आ गई, बहुत ही ख़राब, जिसमें फीमेल नहीं हो पा रही है, तो एक एक एक्सेप्शन है जो कि नहीं, कि बहुत ही रेयर है, वरना तो फीमेल के लिए फीमेल ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज 2 बोलता है, मान के चलिए अब ए को अरेस्ट करने गए, उन्होंने बोला हमें आपको अरेस्ट करना है, तो वो क्या हुआ, वो भागने लगे, एस्केप होने लगे, ठीक है। तो पुलिस इस सिचुएशन में एक रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकती है। समझ में आया, मान के चले भागने की कोशिश कर रहा है तो रीज़नेबल ही फोर्स यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता चले पकड़ने गए, वो सिर्फ थोड़ी कदम पे भाग गया तो भाई उसको गन मार दी, गन शूट कर दिया गन से, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, रीज़नेबल फोर्स ही यूज़ कर सकती है पुलिस। नेक्स्ट क्लॉज 3 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव द राइट टू कॉज डेथ। देखिए, अब मान के चलिए जैसे कि ये भाग रहे हैं तो पुलिस को ये राइट नहीं मिलता है कि उसकी डेथ कॉज कर दी जाए।
हालांकि कई बार होता है एनकाउंटर, जैसे कि आपने सुना क्वेश्चन तो यही आता है ना कि भाई अब एनकाउंटर क्या है, तो कुछ केसेस होते हैं, देखिए हर चीज़ का एक्सेप्शन होता ही होता है, तो उस हिसाब से इसका भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक ऐसी पावर नहीं दी जाती है कि भाई थोड़ा सा भागा क्या उसको भाई शूट कर दे और वो मर गया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो उसमें ये होता है कि जैसे कि अगर कोई भाग रहा है तो उसके पहले पैर पे गोली चलाते हैं, ना कि सीधे सर पे चला दिया, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ये लाया गया था। और जैसे कि मान के चलिए क्लॉज 3 ही बोलता है कि ऐसी कोई पनिशमेंट, ऐसे किसी जो एक्यूज्ड है ऐसी ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया था जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और या तो डेथ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो इस केस में भी मारने का हक नहीं है पुलिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज 4 है जो कि 2005 में जोड़ा गया। इसमें बोलता है, ये भी एक तरीके से फीमेल्स को राइट देता है कि अगर महिला को अरेस्ट करने जाना है तो सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको जेएम फर्स्ट क्लास से परमिशन लेनी पड़ेगी। लिखा हुआ है, पढ़िएगा, मैं सुनाती हूँ। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज नो वीमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट and before sunrise, and where the exceptional circumstances exist, a women police officer shall by making a written report obtain the prior परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देखिए पहले प्रायर परमिशन लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, उसके बाद विथ इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड द अरेस्ट टू बी मेड। अब मान के चलिए ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे हुआ है ऑफेंस, तो जो ये इनका लोकल जुरिस्डिक्शन इनका है, तो ये जो ऑफेंस हुआ है ये पुलिस इनको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ जेएम फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर बाय पुलिस एंटर बाय पर्सन शॉट टू बी। तो इसमें बोलता है इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट और any police officer having authority to arrest has reasonable to believe पहला क्लॉज बोलता है अगर मान के चलिए ए को अरेस्ट करने गए हैं, ठीक है, अगर ए को अरेस्ट करने गए हैं तो पुलिस को लगता है, रीजनेबली लगता है कि भाई ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ए हो सकते हैं, यहाँ पे छुपे हो सकते हैं। उसे ऐसा नहीं कि भाई आकर के कोई पर्सन आके वो बोला कि भाई ये आदमी यहाँ पे छुपा है, ऐसे जाकर के किसी के भी घर पे घुस जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। पुलिस को जैसे कि आपको हम लोगों ने 41 सेक्शन पढ़ा था जिसमें साफ बोला गया था अगर पुलिस को रीजनेबल बिलीव होता है तो उसके बाद पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। इसीलिए इसमें भी साफ लिखा होगा पुलिस को रीजनेबल बिलीव हो, जो सर्च करने जा रहे हैं उन पुलिस को रीजनेबल बिलीव हो कि भाई इस बिल्डिंग, इस अपार्टमेंट, इस जगह पे वो पर्सन हो सकता है, तो उस पुलिस वाले के पास राइट होता है कि वहाँ पे सर्च कर सकता है, ठीक है। देखिए क्लॉज 2 बोलता है अगर मान के चलिए किसी भी, अब मान के चलिए ये हम लोग यहाँ पे पुलिस सर्च करने गई, तो जो यहाँ ए रहते थे इस पूरे घर पे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन चलिए फिर भी आप चेक कर लीजिए। चलो पुलिस ने भाई चेक कर लिया, आसानी से बात ख़त्म, मिला नहीं मिला वो बात की बात है, आसानी से चेक कर लिया, ठीक है। अब मान के चलिए
ए बदतमीज़ी करने लगे किसी भी टाइप, भाई हम नहीं दिखाएंगे आपको, ये हमारा घर है, ऐसा है वैसा। अब हम ऑफेंडर को भैया ऐसे तो खुला छोड़ नहीं सकते, हम तो चेक करेंगे ही चेक करेंगे। तो आगे के सेक्शन में बताती हूँ। और इसका प्रोविज़न बोलता है, अगर मान के चलिए किसी भी बिल्डिंग, अपार्टमेंट, किसी भी घर वर के पे अगर सर्च करने जा रही है, अगर वहाँ फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, अगर वो मतलब देखिए आज इंडिया में देखा जाए तो आज भी कई फीमेल्स घर के अंदर रहने वाली टाइप की होती हैं, तो इसलिए अगर ऐसा है तो पहले वहाँ के अंदर जाके बताएंगे। अगर आपको बाहर जाना है तो आप जा सकती हैं, आप मतलब कि रहना तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आप साइड हो सकती, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे सर्च करना है, तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं घुस सकते, इसलिए ये प्रोविज़न को लाया गया है, ठीक है। क्लॉज 3 बोलता है, अगर मान के चलिए इन्होंने ए को पता चला कि भाई ये इनके घर पे आ करके सर्च करने वाले, भले ही ऑफेंडर हो ना हो, पर भाई इन्होंने करप्शन कर रखा हो, इन्हें डर लगा हो कि भाई सर्च करेंगे तो मैं क्या करूँगा, सारा पकड़ा जाएगा। उस चक्कर में मान के चलिए ये क्या करते हैं, लॉक वॉक लगा देते हैं, हर जगह से बंद कर देते हैं। तो पुलिस के पास पावर है कि वो लॉक को, वो विंडो को, हर को तोड़ सकते हैं और फिर सर्च कर सकते हैं। इस जो मैंने अभी क्लॉज 2 में बोला कि बाद में बताती हूँ, तो वहाँ पे ये लिखा है, अगर मान के दरवाजे हैं और सर्च करने में प्रॉब्लम कर रहा है वो पर्सन, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उन्हें तोड़ सकता है, ठीक, दरवाज़ों को भी, विंडो को भी चेक करने के लिए, और इसमें लॉक वॉक को भी तोड़ सकता है। क्योंकि अगर देखिए इसमें ये प्रोविज़न इसलिए भी दिया होगा क्योंकि देखिए नॉर्मली देखा जाए जनरली ट्रेसपास को ऑफेंस मतलब सिविल होता है, लेकिन माना जाता है कि नहीं कर सकते ट्रेसपास, मतलब क्रिमिनल भी होता है भाई ट्रेसपास, किसी के घर में बिना हम उसकी परमिशन के तो नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए ट्रेसपास ऑफेंस। तो पुलिस को ये क्लियरली बोला गया है कि भाई आप अगर सर्च करने जा रहे हो तो आप ताला तोड़ सकते हो, आप विंडो तोड़ सकते हो, तो ये सब उसके पास पावर होती है, ठीक है। 48 सेक्शन बोलता है परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। अब मान के चलिए कोई भी ऑफेंडर है, वो किसी, अब इस जुरिस्डिक्शन में था, यहाँ पे ऑफेंडर था, अब वो भाग करके यहाँ चला जाता है, यहाँ की एक अलग जुरिस्डिक्शन हो गया, यहाँ की एक अलग जुरिस्डिक्शन हो गया, तब क्या होगा? तो बोलता है अ पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन होम द अथॉरिटी टू अरेस्ट परसूट द इन एनी प्लेस। मान के चलिए जैसे कि अरेस्ट करने गए हैं, ठीक है, किसी पर्सन को अरेस्ट करने गए हैं, वो भाग जाता है किसी अदर की जुरिस्डिक्शन में, तो उस पर्सन को अगर विदाउट, भाई किसी अदर स्टेट भाग गया, किसी अदर एरिया भाग गया है, तो या कोई छोटा मोटा किया होगा वो ऐसे नहीं भाग सकता, कोई कुछ बड़ा किया होगा तभी ना भागा होगा, तभी ना वो डर रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर विदाउट वारंट भी अरेस्ट करना है तो कुछ उसका प्रोसेस होता है जो आगे पता चलेगा। तो उस पर्सन को अगर मान के चलिए यहाँ यूपी से कर्नाटका भागता है, ठीक है, तो वो कहीं भी इंडिया के किसी भी एरिया से उस पर्सन को पकड़ा जा सकता है, ठीक। इस गलत फहमी में ना रहें कि मान के चलिए भाई अब अगर आपको याद है तो वो कौन सा केस था, विकास दुबे वाला केस था, जिसमें कि वो कानपुर से कहीं और भाग के मिलता है, तो वो वहाँ से उसको अरेस्ट करके लाते हैं, ठीक है। अब हालांकि उसके बाद क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन अरेस्ट तो कहीं और से किया है ना, तो इस तरह कहीं होता रहता है। नेक्स्ट है 49 सेक्शन नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। अब मान के लिखा है द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेंट नेसेसरी। मान के चलिए जैसे कि ड्रिंक और ड्राइव का केस होता है, आईपीसी का जो सेक्शन है 510, ठीक है, इसमें ड्रिंक और ड्राइव का अगर सेक्शन आपको याद होगा तो उसमें सिर्फ 24 आवर्स की पनिशमेंट है और कुछ फ़ाइन है, ठीक है, कुछ फ़ाइन, वो उसमें 10 ही रुपये लिखा है, अब वो पता है, ठीक है। तो अब उसको मान के चलिए 4 दिन रख लिया भाई, ये कोई कौन सी बात होती है? जब आईपीसी में सज़ा लिखी हुई 24 आवर रखना है उस पर्सन को, आप उसको 4 दिन नहीं रख सकते, तो अननेसेसरी किसी को रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है।
सिंपल सी बात यही है, जितनी पनिशमेंट है उतनी पनिशमेंट। और देखिए अभी आगे के सेक्शन में ये भी पता चलेगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में है कि अगर अरेस्ट होते हैं तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को ले जाया जाएगा। ऐसा भी आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी भी आगे ही के सेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए अननेसेसरी कन्फाइन उसको नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, रेस्ट्रेन नहीं कर सकते। और रीज़नेबल फोर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 50 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑफ एंड ऑफ राइट टू बेल। देखिए अब ए को अरेस्ट तो कर लिया है, उसको अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल का जो भी प्रोविज़न है उसको बताया जाएगा कि आप इस पे एसएसएस पे आप बेल ले सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि सिक्योरिटी देना पड़ता है, कई बार होता है श्योरिटी भी देना पड़ता है, तो वो पुलिस बताएगी कि कैसे उसको बेल लेना होता है, कैसे मिल सकती है, वो बेलेबल है या नहीं। और जो अरेस्ट कर रही है तो उसका ग्राउंड भी बताएगी कि भैया आपको इस चीज़ पे आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 50A ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेप्ट नॉमिनेटेड पर्सन। देखिए ठीक है, तो ये पहला बोलता है, क्लॉज 1 बोलता है, देखिए ये सेक्शन 50A है, 2005 में ऐड किया गया था। उसमें बोलता है अगर मान के चलिए कोई भी पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस और अदर पर्सन अरेस्ट करता है इस CRPC के तहत, तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो उस पर्सन को अदर किसी को नॉमिनेट करता है तो बताया जाएगा कि भैया अगर मान के चलिए इन्होंने कहा कि हमें ना घर वालों को बताना ना दोस्तों को बताना है कि भाई ये पर्सन है इनको बताया, तो उसको बताया जाएगा, वरना उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बताया जाएगा कि आप ये पर्सन अरेस्ट हो चुके हैं। क्लॉज 2 बोलता है The police officer shall inform the arrested person of his right under the subsection 1 soon brought police station। देखिए वही लिखा है जैसे कि ये क्लॉज 2 बोलता है जो क्लॉज 1 में है उसका राइट है उसको फॉलो किया जाए, कि उसके रिलेटिव्स उसके फ्रेंड्स या उसके जो नॉमिनेट कर रहा है उस पर्सन को उसको बताया जाए, कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि ये पर्सन अरेस्ट हो चुके हैं। क्लॉज 3 बोलता है जैसे कि अगर डायरी आप जानते हो तो पुलिस में डायरीज रजिस्टर्ड तैयार होते हैं कि आज यहाँ इन पर्सन को अरेस्ट किया गया है, और डायरी होती है आज ये काम किया गया है, तो ये डायरीज होती हैं। तो उसमें एक डायरी होती है जिसमें कि लिखा जाता है कि आज इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उसका मतलब कि कैसे उस डायरी को मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट क्लॉज बोलता है क्लॉज 4। देखिए अब अरेस्ट वरेस्ट हो गया है, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी भैया ले जाना है, तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से पहले कुछ प्रोसीजर्स बताएं, जैसे कि डेली डायरी मतलब जो होती है डायरी होती है उस पर डायरी पे चढ़ाएंगे, डायरी वायरी वाला प्रोसीजर कंप्लीट होगा, ठीक है। और ऐसे उसके फ्रेंड्स को बताया जाएगा, ये सब प्रोसीजर के अंदर ही ना आता है। तो मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि चेक करे जो इससे अरेस्ट के टाइम जो भी प्रोसीजर होते हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं, तो ये मजिस्ट्रेट चेक करेंगे जो अक्यूज़ है उनके सामने पेश करने से पहले ये सब चेक करेंगे, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखिए इसमें सिंपल सी यही पहला क्लॉज बोलता है कि अगर मान के चलिए ए के पास कई चीज़ें मिलती हैं, उसके कपड़े हैं, उसका पानी की बोतल है, उसका बैग है, उसका
वॉच है उसका, मतलब कुछ भी, अगर एक पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस खाली होगा, उसके पास जो जो चीज़ें होंगी, वो कई लोग कंगा रखते हैं भैया, वो सब जो भी है जो मिलेगा उस सबको एक जगह नोट किया जाएगा कि इसके पास से ये चीज़ें बरामद हुई हैं, ठीक है। पिक्चरों में ये सब बहुत चलता है अगर ध्यान से देखा गया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है क्लॉज बोलता है, क्लॉज 251 का क्लॉज 2 बोलता है वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च द सर्च शैल बी सिंपल एज दैट। सिंपल, फीमेल का सर्च करना है तो भाई फीमेल ही होनी चाहिए, सिंपल, वो भी डिसेंसी के साथ लिखा हुआ है, डिसेंसी के साथ ही उनका सर्च होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है एग्जामिनेशन, तो सेक्शन 53 है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर। जैसे कि अब किसी भी एक्यूज्ड, फिर से बता दे रही हूँ, किसी भी 53 एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन की बात करता है। अब मान के चलिए एग्जामिनेशन क्यों होता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये मैं एक्यूज्ड बोलती हूँ, लेकिन अरेस्ट किया है इसलिए ऐसे बोल देती हूँ, वरना तो पर्सन बोलना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मतलब नॉर्मली बोला जाता है कि जब तक कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या जिस पे FIR हुई है या ऐसी कोई भी कंप्लेंट हुई है, उसे एक्यूज्ड नहीं मानेंगे जब अनलेस एंड अनटिल वो प्रूफ ना हो जाए, ठीक, तभी वो एक्यूज्ड होगा। तो मान के चलिए अरेस्ट किया गया, अब ये मान के चलिए रेप का ऑफेंस, रेप का चार्ज लगाया गया, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन ज़रूरी है, तो वो एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर से बोलेगा कौन, तो इसमें पढ़िएगा, लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी जो SI है वो पहली बात SI से नीचे का नहीं होना चाहिए, SI का ऊपर का चलेगा, ठीक। दूसरा, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जामिनेशन इस पर्सन का भैया कराया जाए, क्या चीज़ें हैं वो सब बताया जाए, ठीक है। ओह माय गॉड, क्लॉज 2 बोलता है, अब मान के चलिए एग्जामिनेशन तो होना है, अब मान के चलिए वही फीमेल है, ठीक है, तो जैसे कि अभी तक पढ़ते आए हैं फीमेल है तो फीमेल के सुपरविज़न में काम होगा, मतलब एग्जामिनेशन फीमेल के सुपरविज़न में उस फीमेल का होगा, ठीक है। और इसके आगे देखिएगा लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया है एग्जामिनेशन क्या है, तो एग्जामिनेशन में पढ़िएगा, लिखा हुआ है शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्ट्रेन, सीमेन, स्वैब इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, स्पटम एंड स्वेट हेयर सैम्पल्स, फिंगरनेल क्लिपिंग्स, DNA टेस्ट, और ये सारे जो एग्जामिनेशन के अंदर ये सारे टेस्ट आएंगे। और मान के चलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि इसमें और भी रिक्वायर है कि कुछ और टेस्ट हैं जो कि और भी कराए जा सकते हैं, वो भी एग्जामिनेशन के अंदर आता है, वो भी एग्जामिन करा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या होता है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो हैं जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर 2H में डिफाइन है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और वो रजिस्टर्ड हैं स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर, वो रजिस्टर हैं, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 53A। 53A को ऐड किया गया था
2005 में। अब ऐड किया गया है तो कुछ ना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट रहा होगा, तभी इसको ऐड किया गया है। तो इसमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब मान के चलिए, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है, अब ए के ऊपर रेप का चार्जेस लगा है, तो इसका एग्जामिनेशन देखिए, ज़रूरी नहीं है उसने किया है इसीलिए कराया जा रहा हो सकता है उसने नहीं किया हो, मे भी हो सकता है किया हो, लेकिन मान के चलिए नहीं किया, उस पर झूठे एलिगेशंस लगा दिए गए और उस पर उसको सज़ा हो जा रही है, तो प्रॉब्लम इस पे आएगी। तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए नॉर्मली किया एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड ऑन चार्ज कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर वो कमिट किया हो या फिर अटेम्प्ट किया हो, एंड दे आर रिजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एग्जामिनेशन। जैसे कि मान के चलिए हम लोगों ने सेक्शन 41 में पढ़ा था, जब पुलिस को लगता है, रीज़न टू बिलीव होगा कि भाई इस पर्सन की FIR आई है, इस पर्सन के खिलाफ कोई आया है, तो उस पर उसको रीज़नेबल बिलीव होना चाहिए, तभी वो पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास पावर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है। तो इसलिए मतलब कि रीज़नेबल टू बिलीव होना चाहिए, इसीलिए इसमें भी यही बताया कि पुलिस को रीज़नेबल लगे, उसको बिलीव हो कि इस पर्सन ने रेप किया है, ठीक है। वही चीज़ है, और इसमें लिखा है जैसे कि और सारे इस एक केस है इम्पॉर्टेंट है इसमें, रिचपाल कौर वर्सेस स्टेट 2015। इसमें बोला गया था DNA टेस्ट को मैंडेट किया गया था। अब मान जैसे कि आजकल चल रहा है काफ़ी, मतलब साइंस काफ़ी आगे हो गई है, ठीक है, तो ये सब DNA टेस्ट और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मान्यताएं मिलने लगी हैं, तो अब ये DNA टेस्ट भी लॉ में मानने लगे हैं। तो इस केस में बोला गया था DNA टेस्ट को मैंडेट करना है, ठीक है। पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, उतना हो गया है। एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एग्जामिनेशन एज ए कमीशन ऑफ सच ऑफेंस इफ शैल बी लॉफुल रजिस्टर मेडिकल। देखिए, जो भी लॉफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे कराया जाएगा, जो कि हम लोगों ने 53 में जो एक्सप्लेनेशन था बी का, उसमें हमने समझा कि भाई ये जो उसके अंदर रजिस्टर होते हैं वो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो और जैसे कि अब मान के चलिए ये पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑफेंस कमिट होता है। अब यहाँ से जो 16 किलोमीटर के अंदर जो सरकार, मतलब देखा जाए तो वो गवर्नमेंट ही वाला होता है, तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 16 किलोमीटर के अंदर है, तो आप वहाँ कराओगे। इफ़ नहीं है तो कोई भी लिखा हुआ है एक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस के रिक्वेस्ट, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट से उसको एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, और वो गुड फेथ में काम कर रहा हो, और जैसे ये सीधी सी बात है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज बोलता है 53A का क्लॉज B2 बोलता है कि अगर मान के चलिए जैसे कि हम पुलिस गई कि भैया उनसे रिक्वेस्ट करते भैया इनका एग्जामिनेशन करा दिया जाए, तो एग्जामिनेशन तो करेंगे, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे। इस क्लॉज 2 में 53A क्लॉज 2 में बोला है क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, तो उसमें पढ़िएगा, लिखा हुआ है नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, किसका, उस पुलिस ऑफिसर का थोड़ी ना, जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसका जो भी एक्यूज है उसका नेम, एड्रेस और उसकी एज,
मार्क ऑफ इंजरी, अब मार्क ऑफ इंजरी मान के चलिए रेप का केस चार्जेस लगा है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती का रेप समझ में आता है भाई, वो बचने की कोशिश कर रही होगी तभी उसको चोट लगी, ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कंसेंट से हो रही हो तो ऐसी मार्क्स आने के कोई चांस नहीं है। अगर कंसेंट नहीं है तो भाई बहुत मार्क्स आ सकते हैं। तो वो जितने भी मार्क हैं बॉडी में, जितने भी बॉडी मार्क इंजरी हैं, 10 हैं, 15, 20 है, 2, 4, 10, जितने भी है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग। जैसे कि उस केस में मैंडेट, रिचवाल के केस में मैंडेट किया गया था, तो उसको भी डीएनए प्रोफाइल भी कराया जाएगा। और अदर जो भी जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि और टेस्ट होने चाहिए तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद इसको पूरा कॉन्क्लूज़न निकाल करके उसको रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद कब एग्जामिनेशन किया गया है और कब ख़त्म हुआ है ये भी उसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज 5 बोलता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है विदाउट डिले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भेज देगा अपनी ये रिपोर्ट और वो अपना ट्रांसफ़र कर देंगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, ठीक है, उसी तरह भी एग्जामिनेशन विक्टिम का भी आएगा जो कि 164 में है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, 164A में है शायद, ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 54, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिस ऑफिसर। जैसे कि ये थोड़ा सा अगर जनरली अगर सोचा जाए तो ये मतलब देखा जाए तो ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आम लोगों के लिए कि भाई जो राइट्स हैं, जैसे देखा जाए कि अगर हम लोग अपने क्लास में देखते हैं, अगर अपने बचपन की क्लास को सोचा जाए तो किसको कितना ही इसके बारे में पता था। जो लॉ कर रहे हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो लॉ नहीं कर रहे हैं उनको ये सब छोटी छोटी चीज़ें खाए, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं। जब मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, बस इससे तो काम हो जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो ये राइट्स सबको बेसिक है, बहुत बेसिक है, मालूम होना चाहिए। इवन जो लोगों के 12th क्लास तक के क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके लॉ को उसमें भी पढ़ाया जाना चाहिए। खैर अभी तो कुछ CBSE में शायद ले आए हैं, लेकिन सब जगह हो जाना चाहिए। तो इस केस में बोला है 53 सेक्शन में बोला है देखिए, पहला क्लॉज बोलता है जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो काम कर रहा हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के उस पे, और दूसरा बोलता है फीमेल का एग्जामिनेशन फीमेल सुपरविजन पे होगा। थर्ड बोलता है अगर जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसका रिकॉर्ड बनेगा, उसकी जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा इंजरी ऑफ मार्क्स, ये सब लिखना होगा, वो सब लिखना होगा। और जो क्लॉज 3 बोलता है जो भी एग्जामिनेशन की कॉपी होगी मेडिकल प्रैक्टिशनर से देखिए, मैं आपको बढ़िया समझाती हूँ। अगर आप लोगों ने जब ही मूवी देखी है, अगर नहीं भी देखी तो मैं आपको बताती हूँ। इतना तो सबको ही मालूम होता है कि कभी कभी जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है ऐसे कुछ लोगों को, तो कई लोगों को इतना पीटती है वो वैसे ही वहाँ मर जाते हैं, ठीक है। उस मूवी में यही दिखाया था। जनरली देखिए पहले क्या होता था, पुलिस ले जाती थी, क्यों इतने सब रूल्स रेगुलेशन 53A ऐसे करके क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि उस जो पर्सन जो अरेस्ट हुआ उसके राइट्स को सिक्योर किया जाए। तो क्या होता था, कस्टडी में ले गए, पुलिस ले गई पकड़ के, इतना मारी मर गया, इतना मारी भाई, 2 टांगों में आया, हाँ बैठ के जा रहा है। तो इस तरह होता था, इसलिए इन चीज़ों को लेकर के आया गया कि मान के चलिए इनको अरेस्ट किया गया, इनका एग्जामिनेशन होगा कि भैया ये 2 पैरों में आए थे
और 2 पैरों में ही मजिस्ट्रेट के सामने भी जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा इतना है। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई थी। देखिए, इस केस को हम लोग ब्रीफ में अपने जो केस लॉज की सीरीज़ है हम उसमें समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे क्या क्या बोला गया था, क्या कैसे नहीं बोला था। पूरा जजमेंट को भी हम पढ़ के सुनाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप नॉर्मली जान लीजिए इसमें जो अरेस्ट की है गाइडलाइंस बताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 54A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ऑफ अक्यूज लिखा हुआ है ना, तो उसका आइडेंटिकल परेड भी बोला जाए, आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोला जाता है। जनरली आप मूवी में देखे होंगे तो क्या था कि जो भी एरिया के अक्यूज हैं सबको पकड़ लाए, देखिए इसने यहाँ ये आया था आपके यहाँ चोरी करने, ये आया था, तो वो जो पर्सन विक्टिम रहता था, हाँ नहीं ये था, ऐसा होता था। टीवी और मूवी में देखा होगा तो, ठीक है। तो जैसे कि इस एरिया में है, यहाँ पे ए पर्सन का कोई चेन स्नैच करके ले गया, ठीक है। जो पुलिस है यहाँ, तो इन्होंने अपना FIR कराई, पुलिस ने सारे एक्यूज्ड को बुलाया जो इस एरिया के अंदर थे या जिन्हें जानते थे, उसको सबको बुलाया और फिर इनसे बोल रहे किसने किया, ये था। तो इन्होंने बताया भैया ये थे। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ठीक है। और इसका प्रोविज़न बोलता है, इस पहले में सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए ये आइडेंटिफिकेशन परेड कराने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे कि नेक्स्ट क्लॉज बोलता है ये डिसेबल हो गए, किसी भी टाइप में फिजिकली डिसेबल हो गया, नहीं आ पाए, क्या रीज़न था वो ही जाने, ठीक है। तो उस पर्सन की कन्वीनियंस के हिसाब से पहली बात होगा, ठीक, और उसको वीडियोग्राफ में होगा, उसे वीडियोग्राफी में किया जाएगा उसका एग्जामिनेशन, आइडेंटिकल परेड। देखिए लिखा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली फिजिकली डिसेबल इन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफी। अगर ऐसा हो जाता है उसको वीडियोग्राफी में कराया जाएगा, ठीक। आगे के सेक्शन हम लोग 55 से लेकर के 60A तक के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने मैंने केस का बताया DK बसु वाला कि हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं, ठीक है। आप उस सीरीज़ को देखिएगा, क्योंकि अगर चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन हो या आपके कोई भी कॉलेज की एग्जामिनेशन हो, विदाउट केस लॉ तो समझ ले आपकी कॉपी खराब, आधे मार्क्स गए। केस लॉज रिक्वायर ही है, तो इसलिए हम लोगों ने एकदम सीरीज़ ही अलग बना दी। CRPC के जो भी मेन केस लॉज हैं वो हम बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप उसको पढ़िएगा, उसको भी ध्यान देखिएगा कि अलग से बच्चों को केस लॉज पढ़ने में ध्यान देखने में बहुत परेशानी होती है देखा जाए तो। जैसे कि आप भी लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये मालूम होगा केस लॉज कैसे ही सर्च करते हैं, और जैसे कि अगर लेक्चर में बताया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को मतलब मेनली उस सीरीज़ में बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम लगती है तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दे देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक में भी पेज है, तो आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। इवन डेफिनेटली कनेक्ट होइए, ठीक है। हम इंस्टाग्राम में भी छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो जैसे कि आप लॉ स्टूडेंट हो, आप तो चल रहे हो, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो आम आदमी है जो ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जानकारी राइट्स ड्यूटीज़ नहीं जानते हैं, उसके लिए हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बना रहे हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए और शेयर भी करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो भी CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, सब कुछ इधर पढ़ाया जाएगा, तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।